हाल ही में एक बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हुई फेसबुक पे, जिसपे आप लोन के संबंधित में कैसे जो गाड़ियां खींच ली जाती थी और लोगों को परेशान किया जाता था, गाली गलौज किया, तो उस पर आपने मुद्दा उठाया और ऐसा मुद्दा किसी भी शायद मेरे नेता ने अभी तक नहीं उठाया मेरे सामने। किस्त बाउंस होने के बाद ये जो प्राइवेट बैंक है, मैं सरकारी बैंकों को नहीं कह रहा हूँ, जो प्राइवेट बैंक है, श्रीराम फाइनेंस हो गया या कई प्रकार की बैंकें हैं, ये बिरला वगैरह जो भी है, ये सब क्या करती हैं, ये हरिओम जी का क्या भविष्य में प्लान है कि राजनीति में वो आगे कहां तक बढ़ना चाहते? इसमें कौन कहां कब कहां पहुंच जाए कोई नहीं बता सकता। जहाँ आपने अपना दल से सीधा जिला अध्यक्ष के पद से शुरुआत किया? नहीं, अपना दल की क्या नीतियां चल रही हैं अभी? अपना दल की नीतियां अगर बताने बैठूंगा तो आप कहोगे कि नहीं बहुत अच्छा है जो हमारा दल। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति अक्सर पैसे वालों की रही है, शायद इसीलिए ये मुद्दा इतना उठ नहीं पाया। बिल्कुल, बहुत सही कही आपने। नमस्कार अनफिल्टर देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और इस सच की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं हमारे आज के मेहमान जो है अपना दल के जिला अध्यक्ष। नमस्कार हरिओम पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और सवाल करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या रहा आपका राजनीतिक करियर, कैसे आप राजनीति में आए, कब आए और कैसे शुरुआत की आपने? राजनीति का तो मैं आपसे बता दूं, जब मैं पढ़ रहा था इंटर से ही मेरी राजनीति की इच्छा थी, और इंटर के बाद जब मैं ग्रेजुएशन पहुंचा तो वहीं से 2006, 7, 8, 9 मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो उतने टाइम मायावती जी ने चुनाव बंद करा दिए थे छात्र राजनीति वाले, तो वरना चुनाव तो मैं तभी लड़ना चाह रहा था और तभी से जो है मैं सक्रिय हुआ। और उसके बाद 2010 में मैंने अपना दल इस पार्टी ज्वाइन करी, तभी अपना दल हुआ करती थी, और अब इस पार्टी में 2 फाल्ट हो गए। जो अपना दल है सोनेलाल पटेल के नाम से जानी जाती है और जिसका मैं जिला अध्यक्ष बना हूं उतने टाइम। तो क्या आपने विचारा, ऐसा क्या मन में ख्याल है कि आपने चुना तो सिर्फ अपना दल को चुना? देखिए, अपना दल की जो हमारी नेता है, माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी, वो एक ऐसी महिला है जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं। वो किसी एक समाज को लेकर नहीं चलती, वो सर्व समाज को लेकर चलती हैं, और उनकी विचारधारा मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे उनसे जुड़ना पड़ा और आज तक मैं उनका होकर रह गया। आप अभी जिला अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित हैं अपना दल के साथ में जी। तो किस तरीके से आपका योगदान है अपना दल में जिला अध्यक्ष के पद से, या पार्टी आपसे कैसे काम करवाती है उस पद पे? देखिए, जिला अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी पार्टी की, इसको रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष जो होता है वो अपने पूरे समस्त जिले की जो भी सूची है, जो भी कार्यकर्ता बनाने होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है और उसी की नीयत से पार्टी चलती है। जैसे आपने बताया कि जो भी सूची है वो सब आपको बनानी पड़ती है जी। तो पार्टी में किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, ये भी क्या आप डिसाइड करते हैं? बिल्कुल, अभी जो आगामी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसमें अभी 2026 में जिला पंचायत का चुनाव होना है, तो इसमें ये जिला अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है कि किसे टिकट देना है, कौन सा जिताऊ प्रत्याशी है, कौन हमारा कैंडिडेट रहेगा, कौन हमारा प्रत्याशी कैसा रहेगा, कौन कैसे लड़ेगा, उसके बारे में हम लोग गहन चिंतन विचार करते हैं। उसके बाद उस जिताऊ प्रत्याशी को उतारने का काम करते हैं हम लोग। चयन की आपने बात की है, तो आगामी जो चुनाव आने वाला है जिला पंचायत का, तो फिलहाल उसके चयन की प्रतिक्रिया कैसे चल रही है? क्या अभी हमारे कई प्रत्याशी आ चुके हैं, कई वार्डों में आपने देखा होगा झंडा बैनर लगे हुए हैं हमारे पार्टी के, और तभी अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और अभी इसके बाद हम लोग अपनी एक खुद की टीम बनाएंगे, 8-10 लोगों का पैनल बनाएंगे, और उस पैनल से हम उन लोगों का चेक करवाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं क्षेत्र में, इनकी क्या भूमिका है, कैसी इन्होंने काम किया है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं। अगर वो वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको टिकट देने का काम किया जाएगा पार्टी की तरफ से। फिलहाल आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और उस क्षेत्र में भी जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और क्या अब तक जो प्रत्याशी आपके पास आए हैं वो क्या उस समस्या से अवगत है? देखिए, जैसा कि मैं लखनऊ ग्रामीण का जिला अध्यक्ष हूँ, और आपको पता होगा कि गांव में सबसे ज्यादा समस्याएं रहती हैं गांव की, क्योंकि शहर में तो शहरीकरण रहता है, सारी समस्याएं वहां पे खत्म है, लेकिन गांव में आज भी मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, रोड हो गई, ये सारी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं जो कि त्यों।
प्रधानी आती है, प्रधान भी अपने हिसाब से अच्छे काम नहीं कराते, जिला पंचायती में जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, ये लोग भी अपने हिसाब से काम कराते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़े तो वो क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके अपना चुनाव लड़ने का एक एजेंडा बनाए, उस एजेंडे से चुनाव लड़े। अच्छा, तो आपके सामने प्रत्याशी अभी आए हैं कुछ गिने चुने, तो उसमें से क्या वो सब इन समस्याओं से आपको लगे कि अभी तक अवगत है? नहीं, अभी तक तो जो प्रत्याशी आए हैं और खैर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं जिताऊ प्रत्याशी है और हमारी पार्टी कार्यकर्ता है तो उससे टिकट देने का काम किया जाएगा। अच्छा, पार्टी के लिए तो आप योगदान अपना दे ही रहे हैं, आप सूची बना के दे रहे हैं, आप कैंडिडेट अच्छे ढूंढ रहे हैं, पार्टी को तो आप योगदान दे रहे हैं, समाज में कैसे आप योगदान दे रहे हैं, कैसे आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, समाज का मैं बता दूं आपसे, क्योंकि मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, तो लोगों को बहुत सारी आशाएं रहती हैं हमसे कि हमारा काम हो जाएगा भैया से। तो कई लोग आते हैं, जैसे बिजली का हो गया, भाई किसी का बिजली बिल बढ़ गया, या कहीं कई समस्याएं हैं, या हमारा आपका ये थाना हो गया, थाना से रिलेटेड कुछ मैटर हो गए, या हमारा कचहरी का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संबंधित काम आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं और हम उनको समझ के संबंधित अधिकारी को तत्काल फोन लगा के उस व्यक्ति का काम कराने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपने कार कराने की बात की, और आपकी हाल ही में एक बहुत ही ज्यादा वीडियो वायरल हुई फेसबुक पे, जिसपे आप लोन के संबंधित में कैसे जो गाड़ियां खींच ली जाती थी और लोगों को परेशान किया जाता था, गाली गलौज किया, तो उस पर आपने मुद्दा उठाया, और ऐसा मुद्दा किसी भी शायद मेरे नेता ने अभी तक नहीं उठाया मेरे सामने। क्या कहानी थी, कैसे आपके मन में विचार है, क्या समस्या वो आपके पास कैसे आई, कैसे आपने उसे अपनी भूमिका निभाई, और क्या परिणाम निकला उस चीज का? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जो मुद्दा वास्तव में था उसको देखा और समझा। जहां तक आपने फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि बैंक और कस्टमर दो होते हैं, बैंक होती है और एक उसका कस्टमर होता है। कस्टमर बैंक से लोन लेता है तो लोन चुकाने का काम कस्टमर का होता है, बैंक कस्टमर की हालात देख के उसको लोन देती है। अब जैसे किसी भी कस्टमर कहें, हम किसान कह लें, भाई हमारा ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ किसान ही ज्यादातर होते हैं। किसी किसान ने किसी बैंक से कर्जा लेके गाड़ी निकला ली, ठीक है, वो अपना भर रहा है, किस्तें भर रहा है। सपोज दैट एक आध किस्त बाउंस हो गई, एक आध किस्त बाउंस होने के बाद ये जो प्राइवेट बैंक है, मैं सरकारी बैंकों को नहीं कह रहा हूँ, जो प्राइवेट बैंक है, श्रीराम फाइनेंस हो गया या कई प्रकार की बैंकें हैं, ये बिरला वगैरह जो भी है, ये सब क्या करती हैं, ये एक थर्ड पार्टी है रेपो के नाम से। रेपो के नाम से कई एजेंसियां हमारे लखनऊ में लगभग 40 से 50 एजेंसियां हैं, और ये केवल गुंडाई का काम करती हैं। आरबीआई की किसी भी गाइडलाइन का ये पालन नहीं करती। सपोज करो आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो, आपने 4 पहिया ली है, किस्त पे ली है, और किसी कारण बस आप 1-2 किस्त नहीं भर पाए, आपकी माली समस्या मतलब दिक्कत रही, या कोई प्रॉब्लम आ गई, आप किस्त नहीं भर पाए और एक किस्त बाउंस हो गई या 2 किस्त बाउंस हो गई, उसके बाद ये आपको बीच चौराहे पे रोक लेंगे। इनके साथ 10-15 आदमी होते हैं, एकदम गुंडा टाइप एक्टिविटी होती है इनकी, और उसके बाद ये आपको रोककर आपको परेशान करेंगे, आपको भरमाने का काम करेंगे, आपको अपने बैंक के कर्मचारी बताएंगे। देखिए, बैंक कर्मचारी नहीं होते हैं, ये रेपो के माध्यम से पोषित बैंकों के गुंडे हैं, बैंकों द्वारा हायर हुए गुंडे हैं ये, जो रेपो एजेंसी के माध्यम से आते हैं, और ये आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे, ठीक है, आपसे गाली गलौज भी करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे। तो इसी मामले में मेरे पास एक मुद्दा आया। हमारे क्षेत्र का एक श्याम सुंदर नामक व्यक्ति था। सबसे पहले जब मुझे बात पता चली, उसकी गाड़ी इन लोगों ने छीन ली जबरदस्ती। गाड़ी छीनने के बाद 5 दिन बाद उसके पास फोन आता है कि मैं अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको 75,000 पूरा लोन बचा है, बाकी आपने क्लियर कर दिया है, तो मैं इसको सेटलमेंट में डाल देता हूं और आपका 25,000 रुपया में जो है मैं आपको गाड़ी वापस दिलवा दूंगा। तो कारपेंटर है वो, श्याम सुंदर कारपेंटर है पेशे से, तो बड़ी मुश्किल से उसने हाँ किया, ठीक है भैया, अगर भाई फायदा हो रहा तो मैं कर लेता हूं। तो उस बंदे ने 5,000 रुपए तो पहले ट्रांसफर करवाया कि मतलब 5,000 आप अभी दे दो, और उसके बाद जो है जब आपका उसमें ऑप्शन में आ जाएगा नहीं तो हम आपको बाकी का 25,000 रुपए लेके और आपको गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे। तो 5 दिन के बाद जब वो उसका कॉल आया तो उसने 5,000 रुपए ट्रांसफर किए उस व्यक्ति के खाते में जिसने गाड़ी छीनी थी रेपो के माध्यम से। और 5 दिन के बाद फिर 15वें दिन फोन आता है कि आपका ऑप्शन आ गया है, अब आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, तो बाकी के बचा पैसा आप हमें दे दो और 2-3 दिन के बाद हम आपको गाड़ी आपको दे देंगे वापस, आपके नाम से पूरा नील हो जाएगा खाता। तो
गरीब व्यक्ति किसी तरह से मतलब कारपेंटर काम करता है और बढ़ाईगिरी का आप समझ रहे हैं ना, बहुत लाचार व्यक्ति किसी तरह से 25,000 की व्यवस्था करके उनके खाते में पुनः डालता है। 5,000 इसमें घूस की रकम थी, 25,000 तय हुआ, तो उन्होंने कहा था 5,000 आप हमें अलग से दोगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। तो उस बेचारे व्यक्ति ने 25,000 रुपये वो भी डाल दिए और 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, फिर उसने फोन लगाया, फोन लगाने के बाद उसका फोन नहीं रिसीव हुआ। फिर किसी तरह जब बात हुई तो उसको टालते रहे, करीब 1 महीना बिता दिया उन्होंने। जब 1 महीना बीत गया तो वो व्यक्ति चूंकि मेरा जानने वाला था, मेरे पास आया और उसने बताया कि भैया ऐसी सी तकलीफ है मेरे साथ, मुझसे रुपया भी ले ली और अब जब मैं कंपनी जाता हूं तो कंपनी वाले बताते हैं कि हमने उस व्यक्ति को निकाल दिया है। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात हुई कि मतलब गाड़ी भी ले लिया आपने और पैसा भी ले लिया आपने, उसके बाद गाड़ी देनी नहीं और उस कंपनी वाले ने मतलब जो है उसको निकाल भी दिया। तो फिर मैं उसके साथ उस एक शायद कंपनी का नाम था साई एसोसिएट्स में पहुंचा, चिन्हट में था और मैं वहां पहुंचा तो चूंकि वो सब गुंडे टाइप के व्यक्ति थे तो मैंने 100 नंबर पहले डायल कर ली थी, 100 नंबर मैंने बुलवा रखा था और वहां 100 नंबर वाले भी उन्हीं के सपोर्ट कर रहे थे। और वो व्यक्ति मुझसे बहस कर रहा था कि इन्होंने जिसको पैसा दिया है उस व्यक्ति को हम 2 महीने पहले निकाल चुके हैं। तो मैंने कहा आप ये बताओ, जिस व्यक्ति को आप 2 महीने पहले निकाल चुके हो और वो व्यक्ति इनसे पैसा ले चुका है, आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया था? तो जब आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया तो फिर कैसे मान लिया जाए कि आपने उसको निकाल दिया था? इसका मतलब आप डिफाल्टर हो। तो इस बात पे तीखी बहस हुई और वो गुंडाई पे उतर आए। हालांकि आपने वीडियो में देखा हो किस तरह से पुलिस भी उनकी मदद कर रही थी, लेकिन मैं डरने वाला कहाँ था। मैं तुरंत वहां से निकला और दूसरे दिन मैं थाना चिन्हट पहुंचकर थाना चिन्हट के जो प्रभारी थे उनसे मिला और मैंने ज्ञापन दिया उनको कि इस तरह से आपके थाने पे गुंडाई हो रही है और जबरदस्ती गाड़ी छिनैती हो रही है। खैर तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और मुझसे वादा किया कि 2 दिन के अंदर मैं आपको गाड़ी दिला दूंगा और 2 दिन के अंदर वो गाड़ी भी मिल गई और जो 30,000 रुपया गया था वो पैसा भी वापस आ गया। ये प्रभाव पड़ा मेरी बात का। जिसके बाद इन रेपो कंपनी वालों ने ये, क्योंकि एक की संख्या मैंने बताया 40-50 कंपनी अपने लखनऊ में, ये इसको मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो तमाम की तरफ मेरे पास फोन आने लगे कि भैया मेरी गाड़ी फंस गई, भैया मेरी गाड़ी फंस गई। अब चूंकि मैं सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई ये फ्रॉड लोग हैं तो मुझे सबकी मदद करनी पड़ रही थी, तो करीब रोज 10-20 गाड़ियां मैं छुड़वा रहा था। तो इसकी वजह से जो रेपो कंपनी वाले थे उन्होंने मुझको टारगेट करना चालू किया। ये मुझे कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दिए कि हम तो हमारे ऑफिस आए, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये करवा देंगे, तुम्हें वो करवा देंगे। उसका ज्ञापन मैंने माननीय सीपी साहब को और माननीय डीसीपी साहब को और अपने यहाँ स्थानीय थाने पे मैंने लिखित में शिकायत पत्र भी दिया। उसके बावजूद भी आज तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सोचिए कितना बड़ा स्कैम। और स्कैम में आपसे बता दूं कि ये रेपो के नाम पे आपसे गाड़ी भी छीन लेंगे और आपसे 10-5,000 रुपए की डिमांड करेंगे और वो 10,000 रुपया किस्त में भी नहीं जाना है। जैसे उसके किस्त कट जाए तो चलो ठीक है, भाई किस्त में कट गया, किस्त भी नहीं जानी है और फर्जी का रेपो चार्ज उससे ले लिया जाता है। इस तरह से ये एक बहुत भीषण समस्या थी जिसका मैंने निदान किया और जिसकी वजह से उस कंपनी वालों ने, चूंकि जिनका महीने का 2.5 से 3 करोड़ रुपए का आमदनी थी, उनके पेट पर जब उनको लगा कि हमें ये नुकसान होगा तो उन्होंने हमको टारगेट करना चालू किया। फिर मैंने पत्र के माध्यम से, आपने देखा होगा, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग की। हालांकि मुझे सुरक्षा तो नहीं मिल पाई, मुझे उसका कोई मलाल नहीं, मुझे सुरक्षा ना मिले, लेकिन मैं लड़ाई तब तक लड़ता रहूंगा जब तक ये रेपो नामक गुंडे इस लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश में खत्म न कर दूं। आपने बहुत ही एक अहम मुद्दा उठाया। काफी गरीब लोग, काफी गरीब वर्ग के लोग इस चीज से काफी परेशान है। किसान लोग ट्रैक्टर्स के लिए परेशान है, गाड़ियों की ट्रैक्टर छीन जाते हैं, बहुत बैंक वाले गुंडागर्दी करते रहते हैं किसानों के साथ में। और आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया और मैं सराहना दूंगा इस मुद्दे की। और कोई भी मेरे जानने में अब तक किसी ने भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। बिल्कुल। उसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मुद्दा जो आपको आपके लाइफ में रहा हो, जो आपने जिस पे काम किया हो? देखिए, एक बार इसके पहले मैं एक बार फिर बता दूं आपसे कि एक बार ये जो बिजली विभाग वाले होते हैं जिसमें जेई साहब हैं, ये रात में ये लोग क्या करते थे, पूरे गांव में वो करते थे, चेकिंग करते थे, चेकिंग अभियान चलाते थे। जैसे उन्होंने 25 लाइट की चोरियां पकड़ी, ठीक है, 25 लाइट की चोरियां पकड़ी और सुबह वसूली की जाती थी उनसे जिनकी चोरियां पकड़ी जाती। जैसे 10 लोगों ने पैसा दे दिया, 10,000 20,000 डिमांड किया, पैसा लेके उनको छोड़ दिया गया और बाकी के 15 जो गरीब थे, अक्षम थे, देने में सक्षम नहीं थे, जिनसे पैसा नहीं मिला, उनके नाम उन्होंने लिस्ट जारी कर दी।
किसी के नाम 1,75,000, किसी के नाम 2,75,000, किसी के नाम 75,000 रुपये, ऐसा मतलब जुर्माना बना दिया। तो जब ये मेरे संज्ञान में आया कि यार ये क्या मामला, ये कैसे हो रहा है, फिर इसका जो है मैंने एक रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई जेई साहब की, और इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने जेई साहब को तत्काल निलंबित कराने का काम कराया था। वो मुद्दा जो है बहुत दिन चला, और तब से आज तक जो हमारा अमेठी पावर हाउस है, उपखंड है, आज तक यहाँ कोई जेई टिक नहीं पाया है, क्योंकि मैंने बता दिया कि गलत काम करने में नहीं दूंगा अपने क्षेत्र में। नहीं, क्षेत्र में ऐसे युवा नेता का होना बहुत जरूरी है जो गलत काम ना करने दे और ना होने दे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अब तो आप जिला अध्यक्ष के पद पे हैं, हरिओम जी का क्या भविष्य में प्लान है कि राजनीति में वो आगे कहां तक बढ़ना चाह रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक भविष्य है, इसमें कौन कहां कब कहां पहुंच जाए कोई नहीं बता सकता, और सबकी अपेक्षाएं होती हैं, और मेरी भी अपेक्षा है कि मैं भी बहुत आगे बढ़ूं, और ये जीवन मुझे कहां तक ले जाता है इसके बारे में क्या ही बताऊं मैं। और बाकी जो हमारी नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन अनुप्रिया पटेल जी, उनके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। वो जनहित के मुद्दों पर काम करती हैं, और उन्हीं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और उन्हीं के माध्यम से मुझे जो बनना होगा मैं जीवन में बनूंगा। मैं उनको अपना नेता मानता हूं। हमारे आदरणीय आशीष भैया हैं, मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं। जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे मैं काम करता रहूंगा, और भविष्य मेरा मुझे क्या बनाएगा ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा, आपने अपना दल से सीधा जिला अध्यक्ष के पद से शुरुआत किया था? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना दल से 2010 में जुड़ा, और तब मेरा एक बहुत छोटी दुकान हुआ करती थी मोबाइल की। तब अपना दल वाले लोग आए और मुझे समझाया कि भाई ये पार्टी है। तब शायद दल को बहुत कम लोग जानते थे। मैं जब दल से जुड़ा, मुझे पहली बार विधानसभा युवा मंच का अध्यक्ष बनाया गया था मोहनलालगंज का। मेरा पहला पद था युवा मंच का विधानसभा मोहनलालगंज का अध्यक्ष। उसके बाद से धीरे धीरे फिर मैं जिला अध्यक्ष युवा मंच बनाया गया। मैं पार्टी बढ़ाता रहा, और फिर पार्टी ने ध्यान दिया मेरे ऊपर, और मुझे जिला अध्यक्ष की पदवी 2023 में मिली। 2010 से आपने करियर की शुरुआत की, और 2023 में आप जिला अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित, और अभी आगे रहेंगे। हाँ, बाकी जब तक पार्टी की इच्छा तब तक तो हमें। तो फिलहाल क्या कभी आपने सोचा है किसी चुनाव के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल अपेक्षाएं क्यों नहीं। अगर राजनीतिक व्यक्ति हूं तो लड़ने की चाहत तो है। अगर कहीं से विधानसभा टिकट मिलती है, या कोई भी चुनाव है, जिला पंचायत का है, तो कहीं ना कहीं से भविष्य जरूर आजमाऊंगा मैं। अच्छा, क्षेत्र की तो बात हुई गई है, और जैसा कि हम जानते हैं कि अपना दल बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, और अब देश की बात करते हैं तो देश में भी बीजेपी के काफी मुद्दे उठे हुए हैं इस वक्त की। बीजेपी जो है उसका मुद्दे अक्सर जो है धर्मवाद रहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो बीजेपी का मैटर है। वो धर्मवाद की राजनीति करते हैं या किस तरह की राजनीति करते हैं, उन पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा अपना दल सर्व समाज की बात करता है, सबके हित की बात करता है, कमेरा समाज की बात करता है, तो हम अपना दल पे ध्यान देते हैं और अपना दल की नीति पर चलते हैं। लेकिन आपका अपना दल तो बीजेपी के साथ में चलता है। नहीं, वो अलायंस हमारा है। अच्छा, हमारा उनसे अलायंस है। हम उनके गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, हम उनको जिताते हैं, वो हमें जिताते हैं, लेकिन हमारी जो नीतियां हैं वो अलग है, उनकी नीतियां जो है वो अलग। तो अब फिलहाल अपना दल की क्या नीतियां चल रही हैं अभी? अपना दल की नीतियां अगर बताने बैठूंगा तो आप कहोगे कि नहीं बहुत अच्छा है। जो हमारा दल शुरुआत में हुआ, हम लोगों की जो मांगे थी कि जो ये शिक्षा, जो 2 स्तर की शिक्षाएं हैं, एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और अमीर का बच्चा क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो समानता कहां से आएगी? असमानता तो यहीं पे थी ना। गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रह गया और अमीर का बच्चा हमेशा अमीर रहा। तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहा करते थे कि समान शिक्षा हो, जहां पर गरीब का बेटा पढ़े वहीं पर आईएएस का बेटा पढ़े। ये मुद्दा कभी सुना आपने? किसी ने उठाया? ये हमारे डॉक्टर सोनेलाल साहब उठाया करते थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपने कभी सुना नहीं होगा, कि आपने गरीबी लाइन सुनी है ना, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी के नीचे। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप लाइन गरीबी के नीचे की मत बनाओ, आप लाइन बनाओ अमीरी की। भाई, किसी के पास अरबों रुपया भरा पड़ा है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो जो अरबों रुपया उसके पास भरा पड़ा है किसी काम का है उसके? वो अपना व्यापार बढ़ा रहा है, और हमारी जनता जो है वो दुखी, हमेशा दुखी रहती है। तो उन्होंने कहा है एक जो है ऐसी लाइन बनाइए अमीरी की, उसके आगे अगर आपका धन है तो वो सरकार में चला जाएगा।
सोचिए कितना बड़ा मुद्दा था। अगर वो मुद्दे वास्तव में चल गए होते, पब्लिक ने समझा नहीं हमारी पार्टी को, अगर पब्लिक इस बात को समझती तो ये पब्लिक हित का मुद्दा था, जनहित का मुद्दा था। फिलहाल कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि राजनीति अक्सर पैसे वालों की रही है, शायद इसीलिए ये मुद्दा इतना उठ नहीं पाया। बिल्कुल, बहुत सही कही आपने कि हमेशा से सामंतवाद हावी रहा हमारे यहाँ पे और तमाम वर्गों को मौका नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग पिछड़े हैं और ज्यादा क्या कहना है। अच्छा, आपके क्षेत्र में युवाओं का क्या योगदान है समाज सेवा में, या आपके पार्टी के प्रति? आपके पार्टी में काफी युवा भी जुड़े होंगे, बिल्कुल, कैसे वो योगदान दे रहे हैं आपके पार्टी के लिए या समाज के लिए? जब से मैं पार्टी में आया तब से मैंने, हालांकि भी मैं युवा ही हूं, तो मुझसे युवा ही जुड़ता है और मैंने इतनी लंबी टीम बना दी है कि अब ये जो चुनाव होने वाला है ये हम अपने दम पे लड़ेंगे। इसमें हमारा कोई अलायंस नहीं रहेगा बीजेपी से। पंचायत चुनाव में हम विधानसभा में और लोकसभा में तो अलायंस में हैं, लेकिन इसमें हम ये अपने दम पे लड़ेंगे चुनाव। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी ताकत दिखाएंगे हम अपने इस लखनऊ में अपना दल की, कि लोगों की समझ में आ गई अपना दल है यहाँ पे। मतलब अपना दल अब अपना खुद का पहचान यूपी में दिखाएगा? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में जी जी। तो चुनाव की अभी कोई आपका मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं कि हम ये प्लान से हमारे चुनाव के, हम ऐसे ऐसे करेंगे चुनाव की तैयारियां? नहीं, बिल्कुल सबका अपना मैनिफेस्टो, वैसे हमारा भी अपना मैनिफेस्टो है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर हमको चुनाव प्रचार में उतरना है और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करना है। तो कुछ आप अपने जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि हाँ, चुनाव आने वाले जनता ऐसे अपने उम्मीदवार को चुने? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अपना दल यस सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक समानता की बात करती है और समान शिक्षा की बात करती है। तो आप सभी लोग हमारी पार्टी से जुड़े, हमारी पार्टी को मजबूत करें और अपना दल को मजबूत करें, जिससे हम जनहित के मुद्दों को उजागर कर सकें। चलिए हरिओम जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और हम कामना करते हैं कि आगामी चुनाव में आपको पूरा सहयोग मिले, जनता का भी और प्रभु जी का भी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।